हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई और मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात की थी मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में कि आखिर मनोविज्ञान में जो प्रत्यय सम्मिलित किए गए आखिर वो कहाँ से निकल कर आए। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें। अब आज की क्लास में जो बात करूँगी मैं, आज की क्लास से बात होने वाली है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द साइकोलॉजी। मीनिंग यानी कि सबसे पहले हम अर्थ की बात करेंगे, किसके? मनोविज्ञान के अर्थ की बात करेंगे कि आखिर मनोविज्ञान का जो कॉन्सेप्ट लिया गया, जो उसके इतिहास से कॉन्सेप्ट आया, लेकिन उसका जो एक कहते हैं ना कि एक हर शब्द का एक वर्ड मीनिंग भी होता है और एक डिफाइंड मीनिंग यानी कि एक विस्तृत अर्थ भी होता है और एक शाब्दिक अर्थ भी होता है। तो शाब्दिक अर्थ के बारे में हम बात करेंगे तो साइकोलॉजी कितने शब्दों के मेल से बना हुआ है? 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। इसमें सबसे पहले साइकी और प्लस लोगस, यानी कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो 2 शब्दों के मेल से बना है, साइकी और लोगस। अब साइकी और लोगस, ये दोनों शब्द कहाँ से लिए गए? ठीक है, अब ये आपका जानना जरूरी है कि ये दोनों शब्द जो थे वो ग्रीक वर्ड थे, यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द थे। ठीक है, अगर आप अध्ययन करते हैं जैसे कि साइकोलॉजी का हो गया, फिलॉसफी हो गया, यानी कि बहुत सारे जब मीनिंग का वर्णन करते हैं तो आपको बहुत सारे वर्ड मिलते हैं, जैसे कि ये तो ग्रीक वर्ड हो गया, कोई लैटिन वर्ड होता है, इस तरीके से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन जो होता है कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है या फिर लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजी के वर्ड मीनिंग की। 2 शब्दों के मेल से बना है, साइकी और लोगस। ये प्रश्न भी एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी कि साइकोलॉजी किन 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। इसमें भी ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये ऐसे पॉइंट हैं, ये ऐसी बातें हैं जिन पर हम नॉर्मली गौर नहीं करते। बहुत ज्यादा याद तो कर लेते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन गौर नहीं करते कि इनका रियल वर्ड क्या है। और एग्जाम में साइको होगा या साइकी होगा, इस पर क्या होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आंसर को गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले साइकोलॉजी 2 शब्दों के मेल से बना है, साइकी और लोगस। और ये दोनों शब्द कहाँ से आए हैं? ये ग्रीक वर्ड है, यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जिसमें साइकी का अर्थ होता है, मीनिंग की बात करें तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अब आप कहेंगे कि मनोविज्ञान ने वर्तमान में तो व्यवहार के स्वरूप को अपना रखा है, तो उसका वर्ड मीनिंग जो शाब्दिक अर्थ है वो अभी भी आत्मा के अध्ययन के रूप में कैसे जाना जाता है? तो इसमें कल बात हुई थी कि साइकोलॉजी जो शब्द है, जो उसका इतिहास है, वो कहाँ से निकल कर आ रहा है? वो दर्शन शास्त्र से निकल कर आ रहा है। ठीक है, और दर्शन शास्त्र में मुख्य रूप से हम दार्शनिक बातों का या फिर ऐसे प्रत्यय जो अदृश्य प्रत्यय हैं उनका अध्ययन करते हैं, आत्मा परमात्मा का अध्ययन करते हैं, जन्म मृत्यु का अध्ययन करते हैं। तो वहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आया। जब अलग एक मनोविज्ञान को एक अलग विषय देने की बात कही गई तो वहां पर जो उसका कॉन्सेप्ट था वो दर्शन शास्त्र से जब निकला तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव इसके मीनिंग पर भी देखने को मिलता है कि साइकोलॉजी 2 शब्दों के मेल से बना है, साइकी और लोगस दोनों ग्रीक वर्ड थे, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का होता है अध्ययन करना। यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत अगर उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो आत्मा संबंधी बिंदुओं का अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का अर्थ माना जाता है। लेकिन जब अलग विषय की बात हुई तो 16वीं शताब्दी से चूंकि ये काम चल रहा था कि मनोविज्ञान को एक अलग विषय बनाया जाए, तो उस समय जब दार्शनिकों ने जो नाम दिया, जो प्रत्यय दिया, वही प्रत्यय आज भी चलता आ रहा है। लेकिन इसका जो अर्थ है आज के संदर्भ में पूरी तरह से
इसको मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि हम अध्ययन करते करते आत्मा के बाद मन, मन के बाद चेतना, चेतना के बाद व्यवहार के अध्ययन पर आ गए हैं और धीरे धीरे और आए दिन नए प्रयोग होते ही जा रहे हैं इस क्षेत्र में। तो इसलिए ये अर्थ है, लेकिन ये ऐतिहासिक परिभाषा केवल कही जाती है। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता जो है पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन कम जरूर हो चुकी। अब हम बात करते हैं साधारण अर्थ की, कि मनोविज्ञान का साधारण अर्थ क्या है। यानी कि मन का विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान जो साधारण अर्थ में एक तो हम विज्ञान इसको मान रहे हैं और दूसरा जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के अर्थ के रूप में हम किसको ले रहे हैं? मानव व्यवहार का अध्ययन। यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का व्यवहार, चाहे वो दृश्य व्यवहार हो, अदृश्य व्यवहार हो, उन सभी को सम्मिलित किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात हुई थी कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो प्राणी का अध्ययन करता है। अब प्राणी कौन है? प्राणी के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया? शरीर और मन। तो अब मनुष्य का ऐसा व्यवहार, यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि जो शारीरिक क्रियाएं कर रहा है, और मन से संबंधित यानी कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इन दोनों को मनोविज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये तो सामान्य अर्थ और विशिष्ट अर्थ हो गए मनोविज्ञान के, शाब्दिक अर्थ और सामान्य अर्थ हो गया। अब हम बात करते हैं परिभाषाओं की। यानी कि मनोविज्ञान की परिभाषा है। जब डेविड वाटसन ने सबसे पहले मैकडूगल ने 1905 यानी 1905 1908 ईस्वी में जब व्यवहार की बात की कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, फिर उसके बाद जेवी वाटसन ने सीधा सीधा क्या कह दिया कि मनोविज्ञान मानव संबंधों का कैसा विज्ञान है? एक सकारात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान में हम मानव का अध्ययन करें, संबंधों का नहीं, व्यवहारों का, मानव व्यवहारों का एक सकारात्मक विज्ञान है। ठीक है, तो उसके बाद मनोविज्ञान के क्षेत्र में जैसे डेफिनेशन, परिभाषाएं देने की कहते हैं बाढ़ सी आ गई। बहुत से मनोवैज्ञानिक बढ़ के सामने आए जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी और इस संदर्भ में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रो एवं क्रो की परिभाषा की। छोटी है, अच्छी परिभाषा है और इसको आप माइंड में रखिएगा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहारों और मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव व्यवहार प्लस मानव संबंध। क्रो ने अपनी डेफिनेशन में दो बातें कही। एक तो मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहा है, यानी उसका व्यवहार अच्छा, वैसे तो एक मनोविज्ञानिक सकारात्मक विज्ञान है कहते हैं, तो इसमें पॉजिटिव चीजों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें मनुष्य का व्यवहार, वो कैसे उठ रहा है, चल रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चीजों के लिए प्रतिक्रिया कर रहा है, ये सारा का सारा व्यवहार, और प्लस मानव का मानव से संबंध, ये भी मनोविज्ञान के अंतर्गत इन्होंने बताया कि ये भी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे गैरिसन और अन्य की। यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हुए गैरिसन एवं अन्य, यानी कि उनके सहयोगियों ने साथ में उनके ये बात कही। तो गैरिसन एवं अन्य ने क्या कहा कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। मनोविज्ञान का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार। क्रो ने क्या कहा अभी कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध, यानी कि जो कि मनुष्य व्यवहार कर रहे, बात उन्होंने भी यही कही कि जो उसका व्यवहार हमें दिख रहा है और आपस में मनुष्य का मनुष्य से जो भी जिस तरीके का भी संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। जबकि गैरिसन ने सीधे सीधे कह दिया, इन्होंने प्रत्यक्ष शब्द जोड़ दिया। ठीक है, की पॉइंट याद करिए, डेफिनेशन याद करने में बहुत आसानी रहेगी। गैरिसन ने क्या कहा कि प्रत्यक्ष मानव व्यवहार, यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है, जो व्यवहार मनुष्य का हमें दिखाई दे रहा है, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? मनोविज्ञान के अंतर्गत करेंगे। अब आगे बात करते हैं हम, भारतीय मनोवैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर माथुर। उन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान मनुष्य, अब डॉक्टर माथुर
आ गए मनोविज्ञान मनुष्य प्लस जानवरों। इन्होंने और क्लियर कर दी परिभाषा को कि मनोविज्ञान केवल अभी तक की बात चल रही थी, केवल मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करता है, वो भी कैसे व्यवहार, प्रत्यक्ष व्यवहार जो हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर माथुर ने क्या कह दिया कि मनोविज्ञान जो है मनुष्य और जानवरों दोनों के व्यवहारों का निरीक्षण करता है। किसके माध्यम से? वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जुड़ गया कि अभी तक तो हम एक विज्ञान मान रहे थे, सकारात्मक विज्ञान मान रहे थे और मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर माथुर जो कि एक भारतीय मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी परिभाषा में स्पष्ट कर दिया कि केवल और केवल हम मनुष्यों का अध्ययन नहीं करेंगे बल्कि जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन भी करेंगे मनोविज्ञान के अंतर्गत, वो भी किसके माध्यम से? वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग करते हुए करेंगे। ठीक है, अब एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं मन। अब इन्होंने क्या कहा अपनी परिभाषा में? इन्होंने कहा कि आजकल यानी कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक छानबीन से है। व्यवहार की वैज्ञानिक छानबीन, यानी कि वही बात इन्होंने भी कही जो डॉक्टर माथुर ने कही थी। उन्होंने भी कहा था कि हम वैज्ञानिक विधियों का, उन्होंने बस पशुओं शब्द का प्रयोग भी साथ में किया है, और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जबकि मन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत यानी कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में आज के समय में मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? वे मनुष्य व्यवहार की एक वैज्ञानिक छानबीन, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से हम मनुष्य व्यवहार के छानबीन करते हैं या फिर उसके व्यवहार के जो गुण हैं अवगुण हैं उनके अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं। अब लास्ट में परिभाषा आती है जेबी वाटसन की, छोटी सी परिभाषा है जेबी वाटसन। ठीक है, अब इन्होंने सीधे सीधे बताया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। क्या है? व्यवहार का निश्चित विज्ञान। निश्चित मतलब पॉजिटिव साइंस। ठीक है, जे वॉटसन ने कहा कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव तरीके से मानव व्यवहार का एक सकारात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, वो क्या है? मनोविज्ञान है। अब बहुत से आप बुक्स खोलेंगे तो उसमें आपको बहुत सी, कह लीजिए कि हजारों की संख्या में परिभाषाएं मिल जाएंगी कि बहुत से मनोवैज्ञानिक आए जो कि बाहर के भी थे, कुछ भारतीय मनोवैज्ञानिक भी थे जिन्होंने व्यवहारवाद के संबंध में अपनी बहुत सारी परिभाषाएं प्रस्तुत की। अब आप सारी तो ना तो याद कर सकते हैं और ना ही सारी एग्जाम में लिख सकते हैं, यानी कि मेन जो डेफिनेशंस हैं वही आप लिख सकते हैं। तो उसमें आप एक, अगर आप लास्ट में आंसर के लास्ट में एक कंक्लूजन देते हैं, यानी कि 2 से 3 परिभाषाएं लिखने के बाद में आपने एक कंक्लूजन देना होता है जिससे कि आपका पूरा का पूरा आंसर क्या होता है? क्लियर हो जाता है। और सर्व, जैसे कहते हैं एक सर्वमान्य परिभाषा, यानी कि सभी के विचार क्या थे। तो मनोविज्ञान की परिभाषाएं जितनी भी हैं उनका एक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। उसमें जो कहते हैं कि जो मोटी मोटी सी बातें होती हैं कि सबने अपने विचार तो दिए लेकिन क्या बात कही, यानी सबने किस बात को स्वीकारा। ठीक है, इस संदर्भ में सबसे पहले 1945 में वुडवर्थ, ठीक है, अब वुडवर्थ ने सीधा सीधा कह दिया कि जीवन की कोई भी अभिव्यक्ति एक क्रिया है। जीवन की कोई भी अभिव्यक्ति एक क्रिया है। ठीक है, अब कोई भी यानी कि मनुष्य कुछ भी कर रहा है, कुछ
कुछ भी कर रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, बैठ रहा है, सोच रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो सब क्या है, एक अभिक्रिया, अभिव्यक्ति की एक क्रिया है। ठीक है। अब फिर इन्होंने बाद में बताया कि ये जो क्रियाओं का एक सम्मिलित रूप होता है, यानी कि क्रियाओं का सम्मिलित रूप क्या है, व्यवहार है। एक्चुअली इतनी सारी डेफिनेशंस आई, इतनी सारी परिभाषाएं आई कि लोगों में कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया। कंफ्यूजन ये हो गया कि आखिर व्यवहार, व्हाट इज बिहेवियर, यानी कि व्यवहार तो हमने कह दिया, लेकिन इसमें व्यवहार में हम क्या क्या सम्मिलित करेंगे। ठीक है। कुछ डेफिनेशंस में देखिए मानव व्यवहार की बात की गई है, जैसे डॉक्टर माथुर ने पशुओं को भी इसमें सम्मिलित कर लिया। तो फिर आखिर ये समस्या आगे उत्पन्न होने लगी कि लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, तर्क करना शुरू कर दिया कि आखिर व्यवहार, तो आखिर व्यवहार क्या है, और व्यवहार में हम किसके व्यवहार को, यानी कि किसके व्यवहार को इसमें सम्मिलित करेंगे। ठीक है। किसके व्यवहार को मनोविज्ञान में सम्मिलित किया जाएगा, ये प्रश्न उठने लगे। तो व्यवहार के बारे में तो आपको बताया मैंने कि वुडवर्थ ने क्या बताया कि जीवन की कोई भी अभिव्यक्ति एक क्रिया है। ठीक है। और जब सारी क्रियाएं, अब इनकी डेफिनेशन देने का मतलब क्या था कि जितनी भी क्रियाएं हैं अगर उनको मिक्स कर दें। अब क्रियाओं में इन्होंने बताया कि केवल इंद्रिय जनित क्रियाएं ही नहीं, क्योंकि ये पोर्शन बताने का आपको मतलब इसलिए सिर्फ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे डिफाइन किए हुए क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि मानव व्यवहार के अंतर्गत किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रियाओं को तो सम्मिलित किया जाता है आपको पता है, लेकिन वहां पर इंद्रिय जनित क्रिया, यानी कि जो हमारी इंद्रियां करती हैं। ठीक है। जैसे कि पैरों से हम चलते हैं, हाथ से हम काम करते हैं। ठीक है। तो इंद्रियां जितनी भी हैं हमारी, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, तो इन इंद्रियों से जो भी हम काम करते हैं, इंद्रियां भी कितने प्रकार की होती हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। ठीक है। तो अब इंद्रिय जनित क्रियाएं प्लस अनुभूति, यानी कि हम कोई भी काम करें या फिर कुछ अनुभव करें। ठीक है। अगर हमारा रोने का मन हो रहा है, किसी को देखकर हम दुखी हो रहे हैं, किसी को देखकर हम खुश हो रहे हैं, यानी कि हमारे मन के जो भाव हैं वो सब व्यवहार के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, वो सब व्यवहार के अंतर्गत आएगा। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन नहीं होते हैं, यानी कि थोड़ा सा जिनमें एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्यवहारवाद यानी मनोविज्ञान में व्यवहार के अंतर्गत मनुष्यों के किन प्रकार के व्यवहारों को सम्मिलित किया गया। तो इंद्रिय जनित व्यवहार और अनुभूति, यानी कि इंद्रियां जो भी काम कर रही हैं प्लस हम जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, उन सबको व्यवहारवाद के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। अब किसके व्यवहार को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें प्राणी का मतलब क्या है, मन और प्लस आत्मा, शरीर प्लस आत्मा, यानी कि शरीर भी है जिसके पास और जिसमें क्या है, आत्मा भी है। अब वो मनुष्य भी है और पशु भी है और प्लस वनस्पतियां। ठीक है। लेकिन मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य और पशुओं का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब दूसरा जो प्रश्न उठा मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के कॉन्सेप्ट को लेकर कि आखिर जब सिगमंड फ्रायड ने मानव मन के 3 स्तर बता दिए हैं, तो वो 3 स्तर मनोविज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। ठीक है। इसमें चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। ठीक है। इनका एक्सप्लेनेशन आपका सिगमंड फ्रायड की जब थ्योरी पढ़ाई जाएगी पर्सनालिटी की, वहां पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है। तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये मनोविज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएं या नहीं किए जाएं। तो मनोवैज्ञानिकों की इसके संबंध में एक राय थी, एक मत था कि ये तीनों कॉन्सेप्ट, मन के जो 3 स्तर सिगमंड फ्रायड ने बताए हैं, ये तीनों ही किसमें, मनोविज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे।
ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। ठीक, फिर अब इसमें उत्पन्न हुआ कि मनुष्यों के तो व्यवहारों का अध्ययन करेंगे। अच्छा, मनुष्यों के भी कई स्तर हैं, बच्चे भी आते हैं उसमें, प्रौढ़ भी आते हैं, वयस्क भी आते हैं और बुजुर्ग यानी वृद्ध भी आते हैं। तो इसमें ये भी क्लियर कर दिया गया पूरी तरह से इनकी परिभाषाओं के बाद में कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बच्चों पर भी अध्ययन करेंगे, व्यवहार, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, वयस्कों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, प्रौढ़ों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे और बुजुर्गों के व्यवहार का भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार के बारे में, यानी कि व्यवहार के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि मनोविज्ञान अगर एक विज्ञान है, शुरू से हम देखते आ रहे हैं मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, यानी उन्होंने ये भी बता दिया, कॉन्सेप्ट जोड़ दिया मनोविज्ञान को, नहीं हम इसको विज्ञान की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन विज्ञान के अंतर्गत क्या है, ठीक है, क्या होना चाहिए और क्या होना उचित है। ठीक है, विज्ञान के अंतर्गत इन 3 प्रश्नों को ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है, हल करने का प्रयत्न किया जाता है। अगर कोई चीज है, क्या है और क्या होना चाहिए और क्या होना उचित है, यानी ये भी ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर उचित है तो उसको भी बताएगा और नहीं उचित है तो ये भी नहीं, और अगर उचित है नहीं है तो क्या होना चाहिए उसके बदले में, इसको भी डिफाइन करता है। लेकिन जो मनोविज्ञान था उसको विज्ञान की श्रेणी में तो रख रहे थे क्यों, लेकिन उसका क्षेत्र बहुत सीमित था। तो अंततः क्या किया गया कि ये केवल और केवल क्या है कि विवेचना करता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल किसकी विवेचना की जाती है, क्या है कि विवेचना की जाती है। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे पूर्ण विज्ञान ना मानकर एक किसकी संज्ञा दे दी, प्राकृतिक विज्ञान की, प्राकृतिक विज्ञान की संज्ञा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आखिर मनोविज्ञान अगर विज्ञान है तो किस तरीके का विज्ञान है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या चर्चा की, सबसे पहले तो मनोविज्ञान के अर्थ की चर्चा की कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है और ये किस भाषा का शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ क्या है। ठीक है, फिर सर्वमान्य जो अर्थ होता है उसकी हमने बात की। फिर उसके बाद कुछ परिभाषाओं में अंतर, यानी उन्हें याद करने का तरीका कि एक जो अलग पॉइंट होता है, एक अलग जो शब्द होता है, उसको दिमाग में रखिए, आपको परिभाषा हमेशा याद रहेगी। कि पहले तो मनुष्य व्यवहार पर अध्ययन किया गया, फिर उसके साथ पशुओं का व्यवहार भी जोड़ दिया गया, और पशुओं का व्यवहार के साथ साथ यानी कि व्यक्ति की जो कहते हैं कि जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो इंद्रिय जनित क्रियाएं हों या फिर वो अनुभूति, यानी कि उसके व्यवहार का सब कुछ, यानी कि अगर वो सोच रहा है तो क्या सोच रहा है, यानी कि उसके अचेतन का अध्ययन, उसके अर्धचेतन का अध्ययन, उसके चेतना का अध्ययन, ये सब मनोविज्ञान का हिस्सा है। और साथ में पशुओं का अध्ययन, और मनुष्यों में भी किस तरीके का, हर वर्ग के मनुष्य, चाहे वो बच्चा हो, वृद्ध हो, सबका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई मनोविज्ञान की। अब आगे 1-2 पॉइंट और मनोविज्ञान के बचे हैं, जैसे कि इसका क्षेत्र और मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, और बस आई थिंक एक यही क्षेत्र ही बचा है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। शिक्षा और मनोविज्ञान, उसका संबंध क्या है, शिक्षा में उसका प्रयोग कैसे होता है, उसकी अर्थ क्या, परिभाषा है, उसका उदय कैसे हुआ, आखिर क्या आवश्यकता महसूस की गई कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को लाया जाए। ठीक है, तो ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरा इससे पहले का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें, तब आपको ये क्लास समझ में आएगी। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करने की शुरुआत करें, यानी कि स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, यानी शुरुआत कर रहे हैं जो, उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।